जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, हम लोग अभी एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे शासन प्रणाली, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नेंस सिस्टम कह लो। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पिछले सेशन में बताया था। देखो इधर मैं आपको पढ़ा रहा था शासन प्रणाली के बारे में। शासन प्रणाली देखो, गवर्नेंस सिस्टम, इसको पॉलिटिकल सिस्टम भी कहा जाता है। तो मैंने आपको इसको दो अलग अलग प्रकारों में मैंने बांटा था। पहला मैंने बताया था आपको इधर विधायिका एवं कार्यपालिका के आधार पर, कार्यपालिका के संबंध पे, के आधार पर विधायिका एवं कार्यपालिका के आधार पर। और इधर मैंने बताया था केंद्र व प्रांत के आधार पर। देखो इधर मैंने 3 पॉइंट बताए थे। परिसंघीय लिखो, संघीय, और तीसरा एकात्मक प्रणाली। इसको प्रणाली कर लो, प्रणाली, संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। और इधर मैंने आपको बताया था संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो मैंने आपको परिसंघीय शासन प्रणाली पढ़ा दिया, संघीय शासन प्रणाली पढ़ा दिया, एकात्मक शासन प्रणाली पढ़ा दिया, है ना। तो ये तीनों पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया था, परिसंघीय, संघीय, एकात्मक। लेकिन जो विधायिका एवं कार्यपालिका का जो संबंध के आधार पर जो था, विधायिका एवं कार्यपालिका के जो आधार पे जो मैंने बताया था संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो ये 2 पॉइंट रह गए थे, ये दोनों चैप्टर रह गए थे। तो आज हम लोग देखने वाले संसदीय। देखो, जब भी हम संसदीय शासन प्रणाली पढ़ते हैं या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पढ़ते हैं, इन दोनों शासन प्रणाली को रिलेट करके पढ़ना पड़ता है, दोनों को जोड़ करके पढ़ना पड़ता है, लिंक करके पढ़ना पड़ता है। तो आज हम संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को दोनों को देखेंगे और दोनों में कंपेरिजन करके देखेंगे, दोनों रिलेट करके, दोनों लिंक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है। तो देखो, संसदीय प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका, देखो मैं आपको पहले इससे थोड़ा सा कुछ इसके बारे में आपको बताऊं। तो देखो इधर तो देखो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखो यहां देखो, ध्यान से देखो, इसमें कार्यपालिका एक स्वरूप होते हैं। इसमें कार्यपालिका एकल कार्यपालिका पाए जाते हैं। एकल कार्यपालिका, ये एकल कार्यपालिका क्या है। तो देखो, इसमें केवल इसमें राष्ट्र के अध्यक्ष, जिसे राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, राष्ट्र के अध्यक्ष, जिसे राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, राष्ट्राध्यक्ष, इसी का हो गया। जब राष्ट्र प्लस अध्यक्ष करेंगे तो राष्ट्राध्यक्ष होगा। तो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में केवल राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन जब बात करते हैं शासनाध्यक्ष के रूप में, शासनाध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री यहां नहीं पाए जाते। प्रधानमंत्री। देखो, ध्यान देने वाली बात है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ एकल कार्यपालिका पाई जाती है। मतलब कार्यपालिका में केवल एक ही व्यक्ति होंगे जो राष्ट्र के रूप में होंगे, राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में होंगे, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष के रूप में होंगे, जो होंगे राष्ट्रपति। जब बात करते हैं शासनाध्यक्ष, तो शासनाध्यक्ष में जो शासन के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जब संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो वहां देखो, इसी को रिलेट करके पढ़ना है, दोनों में कंपेरिजन करके पढ़ना है। आखिर संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर और संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर, दोनों में क्या अंतर है। तो इधर लिखो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। यहाँ दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, दोहरी कार्यपालिका। हालांकि ये सारी बातें मैंने पीपीटी में लिख दिया, लेकिन मैं अपने भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो,
तो संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। लेकिन जब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो यहाँ एकल कार्यपालिका पाया जाता है। एकल कार्यपालिका बोलने का मतलब केवल राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में केवल राष्ट्रपति होंगे। शासनाध्यक्ष के रूप में यहाँ प्रधानमंत्री नहीं पाया जाता, यहाँ केवल राष्ट्रपति महोदय ही पाए जाते हैं, मतलब केवल राष्ट्रपति ही होंगे। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखो पहला अंतर क्या हो गया, यहाँ एकल कार्यपालिका पाई जाता है, मतलब कि राष्ट्र के रूप में अर्थात राष्ट्राध्यक्ष के रूप में केवल राष्ट्रपति होंगे, शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली में यहाँ पर दो कार्यपालिका पाई जाती है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। एक हो गया शासनाध्यक्ष और दूसरा हो गया राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। तो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति महोदय और शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री। देखो पहला अंतर क्या हुआ, संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका पाई जाती है। इसीलिए यहाँ केवल राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं पाए जाते। जिस देश में, नोट करके लिखना, जिस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है उस देश में शासनाध्यक्ष नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वहां केवल राष्ट्रपति महोदय होंगे। लेकिन जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है वहां दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, लेकिन वहां शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति दोनों अध्यक्ष होंगे, एक शासन के अध्यक्ष और एक राष्ट्र के अध्यक्ष। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, जो शासनाध्यक्ष होंगे इनके पास वास्तविक शक्तियां होगी। इनके पास कैसी शक्ति होगी, वास्तविक शक्ति होगी, वास्तविक शक्ति। देखो मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, बचपन से मेरी हैंडराइटिंग कुछ ऐसी ही है, मैंने इसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया, तो जो है वो है। हालांकि मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो जो शासनाध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके पास वास्तविक शक्तियां होती है। किसमें, संसदीय शासन प्रणाली में। संसदीय शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, एक्चुअल शक्ति होती है, एक्चुअल पावर होता है ना, रियल पावर होता है। लेकिन जब बात करते हैं राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, तो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्रपति होते हैं इनके पास औपचारिक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति नहीं होती, औपचारिक शक्ति होती है ना, औपचारिक शक्ति होती है, औपचारिक शक्ति होती है किनके पास, राष्ट्रपति के पास। लेकिन जब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो राष्ट्रपति के पास शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों शक्तियां किसके पास मौजूद होती है, किसके पास मौजूद होता है, राष्ट्रपति महोदय के पास। तो इनके पास वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति। तो देखो याद रखना, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में केवल एकल कार्यपालिका पाई जाती है, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष ही यहाँ पर होते, शासनाध्यक्ष नहीं होते, इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री नहीं पाए जाते, यहाँ केवल राष्ट्रपति महोदय पाए जाते हैं। जिस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगा वहाँ केवल राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे, केवल राष्ट्रपति होंगे, उन्हीं के पास वास्तविक शक्तियां होगी, राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति होगी। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, यहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है, लेकिन दोहरी कार्यपालिका होने की वजह से यहाँ राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्रपति होते हैं इनके पास औपचारिक शक्ति होती है, इनके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती। लेकिन जब देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति होती है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं होती, औपचारिक शक्ति होती है। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। तो यहाँ दोहरी कार्यपालिका, पहला राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति और शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां और राष्ट्रपति के पास औपचारिक शक्तियां। दूसरे पॉइंट देखो, यहाँ हो गया, पहला हो गया क्या अंतर हो गया, कार्यपालिका के आधार पर, कार्यपालिका के आधार पर एकल कार्यपालिका हो गया और दोहरी कार्यपालिका हो गया। यहां लिख लो दोहरी कार्यपालिका। तो एकल कार्यपालिका कहां, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, और दोहरी कार्यपालिका कहां, संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में। एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर क्या है कि यहाँ दोहरी सदस्यता पाई जाती है, दोहरी सदस्यता। अब एक कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका तो समझ में आ गया, लेकिन अब दूसरा पॉइंट देखते थे, यहाँ दोहरी सदस्यता पाई जाती है। ये दोहरी सदस्यता क्या है, तो देखो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, यहाँ जो संसद होता है, संसद, तो संसद के दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए, तो इसको हम विधायिका बोल लेते हैं। चलो समझो, विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है, विधायिका। और एक हो गया कार्यपालिका, एक हो गया कार्यपालिका।
तो संसद में जो विधायिका होगी, है ना, विधायिका लोकसभा राजसभा दोनों आ गए, तो एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी। देखो मैं यहाँ सरकार के अंग नहीं पढ़ा रहा, तो मैं तीनों बताऊं यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। मैं यहाँ बता रहा हूँ दोहरी सदस्यता क्या है। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली में संसद जो होता है, संसद में विधायिका आ गए, लोकसभा राजसभा दोनों आ गए, तो एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी। लेकिन जब इधर बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो बात करते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो इधर में जो हो गए विधायिका और विधायिका एवं कार्यपालिका। देखो यहां गौर से देखो, कार्यपालिका, देखो कार्य ये होगी विधायिका, कार्यपालिका। तो दोहरी सदस्यता कहने का मतलब जो विधायिका में जो सदस्य होंगे, विधायिका के सदस्य, इसके जो सदस्य होंगे, इसके सदस्य होंगे, यही सदस्य कार्यपालिका में आएंगे, यही सदस्य कहाँ आएंगे, कार्यपालिका में। अर्थात जो विधायिका के सदस्य होंगे वही कार्यपालिका के सदस्य होंगे। कहने का मतलब विधायिका में ए नाम का कोई अगर व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, संसद डायरेक्ट पूरे संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद में कौन बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। तो जो ए नाम का जो सांसद है, ए नेम का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहने का मतलब जो विधायिका के ए नाम का जो सदस्य है वही यहाँ आकर बैठेंगे, कार्यपालिका में आकर बैठेंगे, तो यही ए कहलाएंगे। कहने का मतलब जो ए नाम के व्यक्ति है, यही ए नाम के व्यक्ति कहाँ आएंगे, कार्यपालिका में आएंगे। कहने का मतलब विधायिका का सदस्य ही कार्यपालिका का सदस्य होंगे, विधायिका का सदस्य ही कार्यपालिका सदस्य होंगे। तो यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ दोहरी सदस्य नहीं देखने को मिला। एक सदस्य विधायिका के सदस्य हो गए, वही कार्यपालिका के सदस्य हो गए। मतलब कि ए नाम के व्यक्ति जो है, ए नेम के जो व्यक्ति है, इनके पास कितने सदस्य आ गए, 2 सदस्य आ गए। पहले सदस्य कहाँ के, विधायिका के सदस्य, पहले ये विधायिका के सदस्य हो गए, संसद के सदस्य हो गए। और कहने का विधायिका कहने का मतलब संसद, तो एक संसद के सदस्य हो गए, दूसरे इधर कार्यपालिका के सदस्य हो गए, कार्यपालिका। अर्थात ये विधायिका में भी बैठेंगे, मतलब संसद में भी बैठेंगे, और इधर आकर के कार्यपालिका में बैठेंगे। एक ही व्यक्ति होंगे, इधर एक ही व्यक्ति होगा, ये भी इधर एक ही व्यक्ति होगा। इधर ए नाम का व्यक्ति, अगर ए नाम का व्यक्ति विधायिका का सदस्य, तो कंफर्म ए नाम का व्यक्ति इधर कार्यपालिका में भी आकर के बैठेंगे। तो इधर हो गया ए नाम का व्यक्ति, इधर भी ए नाम का व्यक्ति, तो दोनों सेम हो गया। तो ए नाम का जो एक व्यक्ति है, तो इसके पास दोहरी सदस्य आ गई। कैसे सदस्य आ गई, दोहरी सदस्यता, मतलब कि 2 सदस्य आ गई, एक सदस्य विधायिका के सदस्य हो गए और एक कार्यपालिका के सदस्य हो गए। बस ये बात अंतर है संसदीय शासन प्रणाली में। लेकिन जब देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, विधायिका के सदस्य अलग होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं। ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है। अगर यहाँ ए नाम का व्यक्ति है, तो ए नाम का व्यक्ति इधर नहीं आ सकते, इधर जब भी होंगे तो बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे, अलग अलग। कहने का मतलब इधर ए नाम का व्यक्ति है तो इधर बी नाम के व्यक्ति होंगे, तो इनका जो सदस्य अलग अलग होता है। एक व्यक्ति एक ही सदस्य ले सकते हैं। अर्थात अगर कहने का मतलब कार्यपालिका का सदस्य लो तो विधायिका का नहीं हो सकता, अगर विधायिका का सदस्य है तो वो कार्यपालिका सदस्य नहीं बन सकता। कहने का मतलब जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों में सेपरेट किया गया, दोनों में अलग किया गया, दोनों में पृथक किया गया, तो यहाँ पर शक्तियों का पृथककरण देखा जाता है, मतलब कि शक्तियों को अलग अलग बंटवारा किया है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो शक्तियों को बंटवारा नहीं किया गया, शक्तियों का पृथककरण नहीं किया गया। मतलब विधायिका और कार्यपालिका में संबंध नहीं है, यहाँ विधायिका और कार्यपालिका में संबंध है, विधायिका और कार्यपालिका में संबंध है। क्योंकि देखो ए नाम का व्यक्ति इधर भी है और इधर भी, तो एक दूसरे से संबंध है। लेकिन जब इधर देखते तो ए अलग है, बी अलग है, तो विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, तो इधर शक्तियों को पृथककरण किया गया, मतलब शक्तियों का बंटवारा नहीं कर सकते, सेपरेशन कर सकते, पृथककरण किया गया। तो इधर शक्तियों का पृथककरण किया गया, सेपरेशन किया गया, इसीलिए विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। जब दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे से संबंध नहीं है। जब दोनों को बंटवारा कर दिया, दोनों को अलग अलग कर देते, एक दूसरे से संबंध कैसे हो सकते, तो ये एक दूसरे से संबंध नहीं है, ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अर्थात विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब इसमें देखो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संसदीय शासन, घबरा मत, ये सारी बातें पीपीटी में लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो विधायिका के सदस्य होते हैं, विधायिका अर्थात संसद ब्रैकेट में लिखो, संसद, पार्लियामेंट, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। तो जो विधायिका के सदस्य ही सॉरी यहां गलती हो गया, यहां पे लिखना, इसको काट के लिखो शुरू में कार्यपालिका। अरे यार रफ भी तो नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, फिर से देखो इधर संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय में क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली, तो इधर में क्या होता है, कार्यपालिका के सदस्य ही कार्यपालिका सदस्य ही विधायिका के सदस्य होते हैं।
विधायिका के सदस्य होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कार्यपालिका जो सदस्य होते हैं वही विधायिका के सदस्य होते हैं। देखो कार्यपालिका सदस्य ही विधायिका के सदस्य होते हैं। कहने का मतलब जो इधर विधायिका हो गई जो कानून बनाती है, लेजिस्लेटिव, विधायिका हो गई, इधर कार्यपालिका हो गई एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, कार्यपालिका। तो देखो जो विधायिका के सदस्य हो गए और जो कार्यपालिका, तो दोनों का संबंध होता है। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों का संबंध होता है। इसमें इधर देखो, इसमें दोनों का संबंध होता है। दोनों का संबंध होता है। किन दोनों का, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध होता है। और दूसरी बात, इसमें दोहरी सदस्यता पाई जाती है। दोहरी सदस्यता पाई जाती है। दोहरी सदस्यता पाई जाती है। और क्या लिख सकते हो, इसमें दोनों का संबंध होता है, दोहरी सदस्यता पाई जाती है। और दूसरा नंबर क्या हो सकता है बताओ जरा। इसमें देखो अब विधायिका के सदस्य ए नाम का व्यक्ति है, यही इधर जाएगा तो ए नाम का व्यक्ति, मतलब विधायिका का सदस्य ही कार्यपालिका सदस्य होता है। तो मतलब जो कार्यपालिका में जो बैठेंगे, जो सदस्य आएंगे, वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगा। क्यों विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगा, तो देखो जो विधायिका में जो लोग है ना, विधायिका में जो देखो, विधायिका में क्या आता है, संसद आता है। संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा। तो जो लोकसभा में होते हैं उन्हें डायरेक्ट जो पब्लिक होती है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो जो विधायिका में जो सदस्य होंगे वही कार्यपालिका में जो आकर के बैठते हैं। तो कार्यपालिका को तो डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ नहीं, डायरेक्ट चुनाव हुआ नहीं, कार्यपालिका का तो डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ। तो जब कार्यपालिका का डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ तो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। देखो समझने की बात करो, देखो हमारा देश है लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा निर्वाचन किया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है। तो जनता के द्वारा सरकार का चयन होता है। तो जब जनता यहाँ सरकार के रूप में जब चयन करके भेज रही है विधायिका, और विधायिका में जब इलेक्शन हो जाता है, जब चयन हो जाता है, जो मेंबर बन जाते हैं, लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं, तो यहीं से कार्यपालिका में सदस्य जाते हैं। तो यहीं से जो व्यक्ति, जो उनका जो चयन हो गया, इलेक्शन हो गया, तो यहीं से जो सदस्य कार्यपालिका में जाते हैं। तो यहाँ से उठ करके कार्यपालिका में, तो यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से ये डायरेक्ट इनका इलेक्शन नहीं करवाया गया। कार्यपालिका का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। तो कहां से आते, तो विधायिका से ही उठ करके आते हैं। मतलब जो विधायिका में ए नाम का जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहीं से उठ करके आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे। तो हमेशा याद रखना, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इसको सिंपल भाषा समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पढ़ाई करते हो, आपके पिताजी है, मान लीजिए आपका ए नाम है, आपके पिताजी का नाम बी है। तो आप अभी पढ़ाई करते हो, आपको पैसा, जो जैसे कि आप लॉज में रहते हो, आप रेंट पे रहते हो, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, घर से आता है, आपके पिताजी देते। तो पिताजी आपके पैसे दे रहे हैं, है ना, बे नाम के व्यक्ति जो आपके पिताजी हैं वो आपको पैसा दे रहे हैं। तो आपके पिताजी ने कहा चलो भाई, जो मैं आपको पैसा दे ही रहा हूँ, तो एक काम करो, आप बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करो और जल्दी से अपना कुछ सिलेक्शन लो, और कोई सिलेक्शन लो, और क्या। तो आपके पिताजी जैसे बोले कि भाई कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, मन लगा पढ़ाई करो। तो बताओ, अब अपने पिता के प्रति उत्तरदायी रहोगे, या आपके जो पड़ोसी है, सी नाम का जो आपके पड़ोसी है, वो बोले कि नहीं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मत करो, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी मत करो, इसमें बहुत कंपटीशन है। आप क्या करो, कोई एक स्टार्टअप करो, है ना, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो। तो बताओ, आपका पड़ोसी जो सी नाम का व्यक्ति, आप उसके प्रति उत्तरदायी रहोगे या अपने पिताजी के प्रति उत्तरदायी रहोगे, बताओ। जो आपके पिताजी आपको बोल रहे हैं कि जाओ तैयारी करो, तन मन ध्यान लगा पढ़ाई करो और जल्दी सिलेक्शन लो, और जो आपके पड़ोसी है, सी नाम को जो आपके पड़ोसी है, बोले कि कंपटीशन तैयारी मत करो, जनरल कंपटीशन की तैयारी मत करो, सिविल सर्विस की तैयारी, कुछ भी तैयारी मत करो, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत है। आप स्टार्टअप करो, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो। तो बताओ, आप किसकी बात मानोगे, तो आप किसके प्रति उत्तरदायी रहोगे, बताओ। तो आप अपने पिता के प्रति उत्तरदायी रहोगे, है ना, किसकी बात मानोगे, अपने पिता की बात मानोगे। तो उसी प्रकार जो कार्यपालिका के सदस्य, इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। इसमें जो सदस्य आते हैं, जो इसमें सदस्य बैठते हैं, वो कहां से आते हैं, विधायिका से तो उठ करके आते हैं। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका सदस्य होते हैं, कार्यपालिका सदस्य ही विधायिका के सदस्य होते हैं। यहाँ उल्टा हो गया, विधायिका के, देखो जो विधायिका के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो कार्यपालिका में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, कहां से उठ करके आते हैं, विधायिका से उठ करके आते हैं। तो यह हमेशा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। देखो इसमें कार्यपालिका, देखो शब्द आगे पीछे मत करना, इसमें कार्यपालिका उत्तरदायी रहती है, कार्यपालिका उत्तरदायी रहती है, उत्तरदायी रहती है किसके प्रति, विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति। अब शब्दों को उल्टा पुल्टा मत कर देना, यहाँ मत लिखना कि विधायिका उत्तरदायी रहते, नहीं, यहाँ से व्यक्ति उठ करके आ रहा है, इसीलिए कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। तो इसमें कार्यपालिका उत्तरदायी रहती है किसके प्रति, विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति,
विधायिका के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहती है। तो इसमें हमने कितने चीज देखा, इसमें दोनों का संबंध होता है, इसमें दोनों का संबंध होता है। दोहरी सदस्यता पाई जाती है, दोहरी सदस्यता पाई जाती है मतलब ए नाम का व्यक्ति इधर भी सदस्य ले लिया, इधर भी सदस्य ले लिया, इसलिए इसमें दोहरी सदस्यता पाई जाती है। इसमें कार्यपालिका प्रति उत्तरदायी रहती है, कार्यपालिका उत्तरदायी रहती है किसके प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। लेकिन जब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो पहला नंबर में रहता है तो एकल कार्यपालिका पाई जाती है, मतलब केवल राष्ट्रपति होंगे, शासनाध्यक्ष नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पर एकल सदस्यता पाई जाती है, एकल सदस्यता कहने का मतलब विधायिका के सदस्य अलग रहेंगे, विधायक ये मैं बता रहा हूं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के। तो इसमें विधायिका अलग रहेंगे, कार्यपालिका अलग रहेंगे, कार्यपालिका इन दोनों के सदस्य अलग अलग रहेंगे। तो इसमें एक पॉइंट बनता है, इसमें एकल सदस्यता पाई जाती है, एकल सदस्यता पाई जाती है। और जब एकल सदस्यता पाई जाएगी, दोनों को अलग अलग सेपरेशन किया गया, इसका भी सेपरेशन किया गया, इसका भी सेपरेशन मींस पृथक्करण किया गया, दोनों को शक्तियों का पृथक्करण किया गया। तो इसमें क्या हुआ, शक्तियों का पृथक्करण मतलब बंटवारा किया गया, शक्तियों का पृथक्करण किया गया, पृथक्करण किया गया। जब शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया तो एक दूसरे से संबंध ही नहीं रहा। तो उसमें क्या संसदीय शासन प्रणाली में क्या था कि विधायिका के सदस्य, कार्यपालिका सदस्य दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, तो एक दूसरे से संबंध रखते, एक दूसरे से संबंधित होते। लेकिन इसमें संबंध नहीं होता, ये एक दूसरे के प्रति संबंध नहीं होता, या समझ लो उत्तरदायी नहीं रहता है ना। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती। मैंने कारण बता दिया कि दोनों अलग अलग है। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति तभी उत्तरदायी रहेगी जब ए नाम का व्यक्ति, इधर भी ए नाम का व्यक्ति, दोनों सदस्य एक ही रहेंगे, मतलब जो इधर सदस्य वही सदस्य इधर रहेंगे, तभी एक दूसरे संबंध होंगे, तभी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। कार्यपालिका विधायिका के प्रति तभी उत्तरदायी रह सकती है जब विधायक सदस्य कार्यपालिका सदस्य होंगे। अब दोनों सदस्य अलग अलग है भाई, दोनों का सदस्य अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों को शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, दोनों शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, दोनों को शक्तियों को पावर का सेपरेशन किया गया। देखो पावर का सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण किसने दिया का सिद्धांत, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो मॉन्टेस्क्यू, स्पेलिंग पर देख लेना, MONTESQUE, मॉन्टेस्क्यू नाम का एक व्यक्ति था, है ना, मॉन्टेस्क्यू नाम का एक व्यक्ति था, इसी ने दिया था शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, है ना। जो ये सिद्धांत है, जो थ्योरी है, शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत का जो थ्योरी है, किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू। नोट करके यहाँ लिख लेना, जो शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो एकल सदस्यता पाई जाती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, एकल सदस्यता पाई जाती है। कहने का मतलब विधायिका के सदस्य, कार्यपालिका सदस्य दोनों अलग अलग होंगे, मतलब जो विधायक सदस्य होगा वो केवल विधायिका का सदस्य होगा, कार्यपालिका सदस्य नहीं हो सकता, इसलिए केवल विधायक सदस्य, केवल एकल सदस्यता पाई जाएगी, कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग। जब दोनों को अलग अलग कर दिया गया तो एक दूसरे से संबंध नहीं रहेंगे, जब एक दूसरे से संबंध नहीं रहेंगे तो कभी भी कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं रह सकती। तो यहाँ गैर उत्तरदायी सरकार पाई जाती है। कैसे सरकार पाई जाती है, गैर उत्तरदायी। जब इसके प्रति उत्तरदायी ही नहीं रहे, तो उत्तरदायी नहीं है तो कैसे सरकार पाई जाएगी, तो गैर उत्तरदायी सरकार पाई जाती है, गैर उत्तरदायी सरकार होती है, सरकार होती है। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, तो संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायी रहती है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो जाएगा या संसदीय शासन प्रणाली होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ निम्नलिखित में ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो बताओ कौन सा उत्तरदायी सरकार पाई जाती है, किसे उत्तरदायी सरकार कहते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार कहते हैं, क्योंकि देखो जो कार्यपालिका के सदस्य वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए उत्तरदायी सरकार कहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को, तो दोनों को शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, दोनों को अलग अलग बंटवारा कर दिया गया, दोनों शक्तियों को अलग अलग जब कर दिया गया तो दोनों अलग अलग सदस्य होंगे। जब दोनों अलग अलग सदस्य होंगे तो कभी भी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगी, इसीलिए इसे गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बताओ निम्नलिखित में किसे गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है।
इसको इंग्लिश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ना, गवर्नेंस सिस्टम लिखना, प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली को तो इसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। पार्लियामेंट से देखो, पार्लियामेंट से संसद, तो याद रखना पार्लियामेंट जैसे आर पार्लियामेंट से संसद हो जाएगा, तो संसद से संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट से संसद से संसदीय शासन प्रणाली। और यहाँ आ रहा है प्रेसिडेंशियल मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यहाँ केवल एक ही सदस्य होंगे, एकल सदस्यता पाई जाएगी, तो विधायक हो या कार्यपालिका हो एकल सदस्यता पाई जाएगी। और केवल एकल सदस्य ही नहीं, एकल कार्यपालिका भी पाई जाएगी। एकल कार्यपालिका बोले तो राष्ट्राध्यक्ष, केवल राष्ट्राध्यक्ष के रूप में केवल राष्ट्रपति महोदय होंगे, यहाँ शासनाध्यक्ष नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दे दी गई है, वास्तविक हो औपचारिक हो, सभी प्रकार की शक्तियां किसे दे दी गई? राष्ट्रपति महोदय को। कहा? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। यहाँ एकल कार्यपालिका पाई जाती है। एकल कार्यपालिका मतलब केवल एक सदस्य होंगे, तो एकल सदस्यता भी और एकल कार्यपालिका भी। एकल सदस्यता में समझ में आया ना? एकल सदस्यता मतलब केवल विधायिका का ही सदस्य होंगे, कार्यपालिका के ही सदस्य होंगे। एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका मतलब एकल कार्यपालिका, केवल एक ही कार्यपालिका होंगे, केवल राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, तो वहां दोहरी सदस्यता पाई जाती है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका एवं दोहरी सदस्यता। दोहरी कार्यपालिका से मतलब हो गया एक शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति, ये हो गया दोहरी कार्यपालिका। दोहरी सदस्यता का मतलब ए नाम का व्यक्ति विधायिका का भी सदस्य होंगे और कार्यपालिका का भी सदस्य होंगे, इसलिए दोहरी सदस्यता पाई जाती है। वहां उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, इसीलिए वहां संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। लेकिन जब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो यहाँ दो शक्तियों का पृथक्करण किया गया, दोनों को संबंधों को अलग अलग किया गया। जब दोनों अलग अलग संबंध है, दोनों को शक्तियों को पृथक्करण किया गया, विधायक और कार्यपालिका को अलग अलग रखा गया है, इसीलिए यहाँ उत्तरदायी सरकार नहीं पाई जाती है, यहाँ गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो चलो अब पीपीटी की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आएगा तो मैं आपको बताते चलूंगा। देखो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायक प्रति उत्तरदायी रहती है। देखो यही हो गया किताबी भाषा में, मैंने तो अपनी भाषा में समझा दिया। तो संसदीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों के एवं कार्यों के लिए विधायक प्रति उत्तरदायी। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में बता रहा है। संसदीय शासन प्रणाली की कार्यपालिका हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? विधायक प्रति उत्तरदायी रहेगी। तो इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए उसकी जो नियम कानून है और उसका जो कार्य है किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? विधायक प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायक प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये संवैधानिक रूप से अपने कार्य के समय विधायिका से स्वतंत्र होती है। जब ये कार्य कर रही होती है, मतलब कार्यपालिका जो कार्य कर रही होती है, तो उस समय विधायिका से स्वतंत्र रखा गया। तो यहाँ शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। देखो संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार, देखो संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, देखो मैंने जो हाईलाइट करने वाली बात है मैंने येलो रंग से मैंने हाईलाइट कर दिया। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहा जाता है, उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ये फैक्ट, देखो ये फैक्चुअल चीजें हैं, तो आप लोग देख सकते हो, याद कर सकते हो इसे। तो इसे संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहा जाता है, उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। और यह भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि देशों में प्रचलित है। अब पूछा जाएगा बताओ संसदीय शासन प्रणाली कहाँ कौन कौन से देशों में पाया जाता है? तो भारत। सीधा याद रखो यार कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है। और यूएस अमेरिका में देखो वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम वहां पाया जाता है। वहां केवल राष्ट्रपति महोदय होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लेकिन भारत की बात करते तो यहाँ प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति है, राष्ट्रपति के पास औपचारिक शक्ति है। तो यहाँ संसदीय शासन प्रणाली पाया जाता है, मतलब भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पाया जाता है? तो भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि देशों में पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायी, देखो मैंने अभी बताया गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय, तो गैर उत्तरदायी भी कहा सकता है, गैर उत्तरदायी भी कहा जाता है और गैर संसदीय। देखो विधायिका में क्या आता है? विधायिका में संसद आता है, पार्लियामेंट आता है, संसद। और इधर कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती। इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती। कि देखो विधायक में तो संसद आता है, तो यहीं पर बोल दिया गया गैर उत्तरदायी और गैर संसदीय, मतलब संसद से किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं रहता, किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहता। तो विधायिका से संबंध नहीं रहता मतलब संसद से संबंध नहीं रहता, इसलिए गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय शासन प्रणाली भी किसे कहा जाता है? तो गैर उत्तरदायी सरकार या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह अमेरिका, ब्राजील, रूस एवं
श्रीलंका आदि देशों में प्रचलित है। अब केवल दो याद रखना इसमें, तो भारत में कौन सा शासन प्रणाली पाया जाता है? संसदीय शासन प्रणाली पाया जाता है। ब्रिटेन में कौन सा शासन प्रणाली पाया जाता है? संसदीय शासन प्रणाली। ये दो चीजें याद रखना, भारत और ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली पाया जाता है, लेकिन जब बात करते हैं अमेरिका में और रूस में, तो वहां कैसे प्रणाली पाई जाती है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाया जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है वहां पर। वहां केवल राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे। चलो ये आगे देखते हैं। अब देखो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसमें एकल कार्यपालिका पाई जाती है, जिसमें राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष के और शासन प्रमुख शासनाध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। मैंने क्या बताया, जो राष्ट्रपति होंगे उनके पास सारी शक्तियां दे दी जाती है। शासन का अध्यक्ष मतलब शासन का जो करने का जो सारी शक्तियां होती है, शासनाध्यक्ष के रूप में जो सारी शक्ति होती है वो भी दे दी जाती है। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो सारी शक्तियां होती है वो भी दे दी जाती है। मतलब राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां दे दी जाती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में केवल एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए एकल कार्यपालिका कहा जाता है। केवल एक ही सदस्य होते हैं, इसलिए इसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका, यूएस, रसिया, श्रीलंका एवं ब्राजील आदि देश। जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, तो इसमें दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जिसमें राज्य के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एवं शासन के प्रमुख शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति एवं शासन के प्रमुख, अच्छा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति। देखो संसदीय शासन प्रणाली में इसमें दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जिसमें राज्य के प्रमुख राष्ट्र के रूप में राष्ट्रपति, अच्छा राज्य के प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एवं शासन के प्रमुख शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, मतलब राष्ट्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति और शासन के अध्यक्ष शासनाध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री। उदाहरण के लिए भारत एवं ब्रिटेन। याद रखना, देखो ब्रिटेन में क्या होता है ना, देखो एक यहाँ नोट करके लिख लेना, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, वहां शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति नहीं होते। वहां आज भी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्र के अध्यक्ष आज भी राजा होते हैं। राष्ट्र के अध्यक्ष कौन होते हैं? राजा या रानी के रूप में। वहां क्राउन सिस्टम चलता है, क्राउन लिख लेना, क्राउन। वहां राष्ट्रपति आज भी, वहां देखो वहां राष्ट्रपति नहीं होते, हालांकि संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली का एक नियम है कि वहां राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति होंगे, लेकिन वहां आज भी राष्ट्रपति नहीं होते। क्राउन सिस्टम चलता है, क्राउन मतलब कि ताज का सिस्टम चलता है, राजा हो या रानी हो। तो वहां राष्ट्रपति के रूप में राजा होते हैं या रानी होते हैं, लेकिन शासनाध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। चलो भैया आगे देखते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली, इसमें एकल सदस्य पाई जाती है, अर्थात कार्यपालिका विधायक का संबंधित नहीं होती। मैंने आपको बताया ही, कार्यपालिका विधायक का संबंधित नहीं होती। कार्यपालिका का सदस्य विधायक का सदस्य नहीं होता है, मतलब कार्यपालिका का सदस्य और विधायक का सदस्य दोनों अलग अलग होते हैं। तो अर्थात कार्यपालिका एवं विधायक दोनों के सदस्य अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका विधायक पर उत्तरदायी नहीं रहती, इसीलिए इसे गैर उत्तरदायी कहते हैं, या गैर निर्वाचित सरकार भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ गैर निर्वाचित क्या होता है। एक शब्द रहेगा गैर निर्वाचित, एक और नया शब्द आया, मैं उसको बताऊंगा। देखो इसलिए इस प्रणाली को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय प्रणाली, उदाहरण के लिए अमेरिका, रूस, श्रीलंका एवं ब्राजील। देखो गैर उत्तरदायी और गैर संसदीय का मतलब समझ में आता है। उत्तरदायी मतलब विधायक से कोई मतलब नहीं है, अलग रखा गया। गैर संसदीय मतलब विधायक में ही संसद आता है, तो गैर संसदीय में बोल सकते हैं। लेकिन गैर निर्वाचित एक शब्द आता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। गैर निर्वाचित संसदीय शासन प्रणाली को निर्वाचित सरकार कहा जाता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को गैर निर्वाचित भी कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें कार्यपालिका देखो कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका में जो मंत्री परिषद होती है, तो मैं पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में बता देता हूँ। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, उसमें जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के अंदर जो मंत्री परिषद होती है, तो मंत्री परिषद विधायिका से तो आती ही नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। जब दोनों को सेपरेशन किया गया, दोनों को अलग किया गया, तो विधायक के सदस्य अलग होंगे, कार्यपालिका सदस्य अलग होंगे। तो जो कार्यपालिका में जो मंत्री परिषद होता है, उसका निर्वाचित इलेक्शन नहीं करवाया जाता। तो प्रधान जो मंत्री परिषद होता है, तो मंत्री परिषद का निर्वाचन नहीं किया, तो जो मंत्री परिषद होता है उन लोग का निर्वाचन नहीं करवाया जाता है, इलेक्शन नहीं होता है। तो कहां जाते हैं? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो अनुभवी लोगों को ढूंढते हैं कि बताओ शिक्षा विभाग में सबसे अनुभव व्यक्ति कौन है, स्वास्थ्य विभाग का अनुभवी व्यक्ति कौन है, जो विकास के बारे में देख सके, उस डिपार्टमेंट का, मतलब हर एक डिपार्टमेंट से जो अनुभव है, जिनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, वैसे व्यक्तियों को चुन करके लाते हैं और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष नियुक्ति होता है, निर्वाचित नहीं होते, अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो यहाँ क्या देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो सरकार का जो निर्माण होता है,
मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है, कार्यपालिका के अंतर्गत जो मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है उसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया जाता है। मतलब यहाँ इलेक्शन ही करवाया जाता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, किसी भी प्रकार से इलेक्शन नहीं होता है। यहाँ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करवाया जाता है, मतलब नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। तो इसीलिए इसको गैर निर्वाचित सरकार कहा जाता है। कैसे सरकार? गैर निर्वाचित, मतलब यहाँ निर्वाचित नहीं कर, मतलब निर्वाचन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, तो यहाँ जो कार्यपालिका के अंदर जो मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है, तो ये मंत्री परिषद कहाँ से आते हैं? मंत्री परिषद को कार्यपालिका की सदस्य है ना मंत्री परिषद कहाँ आते हैं? कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और मैंने क्या बताया, कार्यपालिका किसकी सदस्य होती है? कार्यपालिका विधायिका की सदस्य होती है। अब विधायिका में लोग कहाँ से आते हैं? संसद में लोग कहाँ से आते हैं? लोकसभा, मतलब लोकसभा के जैसे कि हम देख लेते हैं, लोग संसद में, विधायिका में संसद आ गया, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में व्यक्ति कहाँ से आते हैं? पब्लिक है ना, जो जनता होती है डायरेक्ट इलेक्शन करती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है। तो लोकसभा में आ गए। और राज्यसभा, तो राज्यसभा भी देखो, राज्यसभा में क्या होता है ना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाया जाता है, लेकिन किसी प्रकार से इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है इलेक्शन। तो ये इसमें देखते हैं कि जो इलेक्शन करवाया जा रहा है, तो विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होंगे। मतलब जो विधायिका में जो पब्लिक इलेक्शन करवाई है, मतलब पब्लिक ने जो इलेक्ट करी है, निर्वाचित करी है, वही तो व्यक्ति आ रहे हैं ना कार्यपालिका में। तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि हाँ यहाँ निर्वाचन नहीं करवाया गया। किसी भी तरह से तो निर्वाचन तो किया गया है ना। तो जो विधायिका के सदस्य, तो विधायिका में तो निर्वाचन किया गया, जो विधायिका में आ रहे हैं उनका तो किसी न किसी प्रकार से तो इलेक्शन करवाया गया। तो विधायिका में इलेक्टेड लोग आ रहे हैं, ना कि सिलेक्टेड, उनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। जो विधायिका में होते हैं उनका निर्वाचन किसी न किसी तरह से होता है, वही व्यक्ति आते हैं कार्यपालिका में, आते हैं, मंत्री परिषद का रूप लेते हैं। जो मंत्री परिषद का आखिर कौन लोग मंत्री परिषद में निर्माण करते हैं? तो देखो, संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत सरकार होता है, बहुमत का सरकार। तो जो विधायिका में, जो संसद में जो जितने भी सदन है, जितने भी सांसद है, विधायिका में जितने भी सदस्य है, तो विधायिका में जितने भी सदस्य है, जितने भी राजनीतिक दल है, तो देखो संसद में कार्यपालिका में मंत्री परिषद वही निर्माण करते हैं, वही सरकार का निर्माण करते हैं जिनके पास बहुमत प्राप्त रहता है। जिस राजनीतिक पार्टी के पास, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत रहता है, बहुमत कहने का मतलब जिसके पास मेजोरिटी रहता है, जिसके पास मेजोरिटी रहता है, जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत रहता है, तो जिसके पास बहुमत है वही सरकार बनाएगी। तो कहने का मतलब विधायिका में, पूरे संसद में जिस पार्टी के पास, जिस पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत प्राप्त रहेगा, वही कार्यपालिका के अंदर मंत्री परिषद का निर्माण करेंगे। अगर साधारण भाषा में अगर कहने की कोशिश करूं, तो कार्यपालिका में जो कार्यपालिका के सदस्य वही होंगे जो विधायिका में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत का सरकार होगा, जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास मेजोरिटी होगी। कहने का मतलब जो विधायिका में जो मंत्री परिषद का निर्माण करेंगे, मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे, अर्थात सरकार का निर्माण करेंगे। देखो, जनरली सरकार हम किसे कहते हैं? ना कि हम जुडिशरी के कहते हैं, नहीं तो न्यायपालिका को कहते हैं, और नहीं तो विधायिका को कहते हैं। मतलब जो आम, मतलब जो पब्लिक जो कहती है, जो आम पब्लिक जो कहती है, ज्यादा सरकार किसे मानती है? जैसे पब्लिक छवि सबसे बीच में किसका बना रहता है? जो पब्लिक छवि बनी रहती है, कार्यपालिका बनी रहती है, प्रधानमंत्री बनी रहती है, राष्ट्रपति महोदय बनी रहती है। जो मंत्री है वो मंत्री वही हमारी सरकार है, जो प्रधानमंत्री वही हमारी सरकार है, जो राष्ट्रपति वही हमारी सरकार है। तो कहने का मतलब सरकार का निर्माण, सरकार के विधायिका के अंतर्गत सरकार का निर्माण, मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है? तो जो विधायिका के पास, तो गौर करने की बात है, कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूँ, कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है? मंत्री परिषद का जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? वही होते हैं जो विधायिका में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत होता है, मेजोरिटी होता है। विधायक, तो गौर करने वाली बात है, इसे गौर से सुनो, इसे गौर से सुनो। विधायिका में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत होगा, मेजोरिटी होगा, वही विधायिका वाली राजनीतिक पार्टी इसमें कार्यपालिका में मंत्री परिषद का निर्माण करेंगे। अर्थात कहने का मतलब, अगर सिंपल लाइन में मैं कहूं, तो कार्यपालिका का सदस्य वही होंगे जो विधायिका में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत सरकार होगा, जिसके पास बहुमत, जिस पार्टी के पास बहुमत होगा। तो विधायिका में जिस पार्टी के पास, जिस दल के पास, दल बोले तो पार्टी, इंग्लिश में पार्टी, हिंदी में दल, राजनीतिक दल, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत होगा, विधायिका की मैं बात कर रहा हूँ, संसद की मैं बात कर रहा हूँ, संसद में जिस राजनीतिक, मैं बात कर रहा हूँ संसद की, संसद में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत होगा, वही बहुमत वाली सरकार, वही बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी ही कार्यपालिका का सदस्य का निर्माण करेगी, कार्यपालिका का निर्माण करेगी, वही मंत्री परिषद का निर्माण करेगी। फॉर एग्जाम्पल, विधायिका संसद में ए नाम की कोई राजनीतिक पार्टी है और बी नाम की राजनीतिक पार्टी है। समझ लो इस प्रकार से, ए नाम की राजनीतिक पार्टी है और बी नाम की राजनीतिक पार्टी है। तो ए के पास मेजोरिटी है, बहुमत है, क्या है? बहुमत है। अब क्या करें? इधर हो गया कार्यपालिका, इधर हो गया कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में क्या आ गया? मंत्री परिषद। कार्यपालिका में ही मंत्री परिषद लोग होते, तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री भी आ गए और मंत्री परिषद, जितने भी तमाम प्रकार के मंत्री होते, सब प्रकार के मंत्री कहाँ गए? कार्यपालिका में आ गए। प्रधानमंत्री भी कहाँ गए? कार्यपालिका में आ गए।
तो जो कार्यपालिका का सदस्य है अर्थात जो प्रधानमंत्री है और जो मंत्रिपरिषद है, ये तमाम प्रकार के मंत्री वो कौन होंगे? वही होंगे जो विधायिका में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत होगा। तो बताओ, इधर हो गया विधायिका, इधर क्या हो गया? विधायिका, मतलब इधर हो गया संसद। तो संसद में देखा जाएगा भाई संसद में किस पार्टी के पास बहुमत है। तो पता चला संसद में ई नाम की जो पार्टी है ना, ई नाम की जो पार्टी है, इसके पास बहुमत मेजोरिटी है। तो यही ये पार्टी जो क्या करेगी? कार्यपालिका का निर्माण करेगी। और केवल ये ही आएगी इधर कार्यपालिका का निर्माण करेगी। मतलब इधर जो प्रधानमंत्री होंगे और मंत्रिपरिषद होंगे, तमाम प्रकार के जितने भी डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं, तो सारे मंत्री मतलब मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों का समूह, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल जो मेन मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल कहलाते हैं, और पूरे संपूर्ण मंत्रियों को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करेगा और प्रधानमंत्री का निर्माण कौन करेगा? तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, मतलब कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो कार्यपालिका का निर्माण कौन करेगा? प्रधानमंत्री का निर्माण कौन करेगा? मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करेगा? तो भैया मंत्रिपरिषद का और प्रधानमंत्री का निर्माण वही करेगा जो विधायिका में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत होगा। तो मैंने बोला कि विधायिका में अर्थात संसद में ए नाम की जो राजनीतिक पार्टी है उसके पास बहुमत है। तो ए नाम की जो राजनीतिक पार्टी है वो कार्यपालिका में आएगी, वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति किया जाएगा और मंत्रिपरिषद का भी नियुक्ति किया जाएगा। कौन? जो ए नाम की जो जिसके पास बहुमत है ना, ए नाम की जो राजनीतिक पार्टी जिसके पास बहुमत है। तो आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? संसदीय शासन प्रणाली की मैं बात कर रहा हूँ। याद रखना, संसदीय शासन प्रणाली की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो मंत्रिपरिषद का जो निर्माण किया जाएगा, कहां से आएंगे? विधायिका में से आएंगे। बात अलग है, केवल वही व्यक्ति आएंगे, केवल वही सदस्य आएंगे जिनके पास, जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत सरकार रहेगी, मेजोरिटी रहेगी, जिसके पास बहुमत है वही सरकार बनाएगी। यहाँ पर आकर कार्यपालिका में वही सदस्य लेंगे। तो कहने का मतलब कार्यपालिका में वही सदस्य आएंगे। विधायिका से ऐसा नहीं कि विधायिका से भाई सब, चलो भाई इधर विधायिका में विधायिका का सदस्य किसी प्रकार से संसद का सदस्य बन ले लिया हमने, सांसद बन गए, एमपी तो बन गए। अब चलो भैया कार्यपालिका में मंत्री भी बन जाते, इधर आप एमपी भी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, और इधर आकर के मिनिस्टर भी बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। इधर क्या होगा? विधायिका। तो विधायिका में जिस राजनीतिक पार्टी के पास, जिस भी पार्टी के पास बहुमत होगा, केवल वही पार्टी क्या करेगी? सरकार का निर्माण करेगी, अर्थात कार्यपालिका का निर्माण करेगी, प्रधानमंत्री का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा और मंत्रिपरिषद का नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ निर्वाचित सरकार पाया जाता है। लेकिन जब बात करता हूँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ गैर निर्वाचित सरकार पाया जाता है। यहाँ क्या होता है? कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। जब विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, तो कार्यपालिका का जो सदस्य होंगे, मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होगा, प्रधानमंत्री तो पाया नहीं जाएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद होगा। यहाँ मंत्रिपरिषद पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भले प्रधानमंत्री ना हो, लेकिन मंत्रिपरिषद होते हैं। तो मंत्रिपरिषद आएंगे कहां से? जब विधायिका कार्यपालिका अलग कर दिया गया, तो भैया यहाँ मंत्रिपरिषद का अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद का डायरेक्ट नियुक्ति की जाती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति की। यहाँ इलेक्शन भी नहीं होता। यहाँ क्या होता है? यहाँ इलेक्शन भी नहीं, तो अलग तो कर दिया, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। लेकिन जब कार्यपालिका में जब मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा, केवल मैं मंत्रिपरिषद की बात करूं, जब मंत्रिपरिषद का जब निर्माण करने की बात आता है, तो भैया इसे तो इलेक्शन करवा लेना चाहिए, निर्वाचन करवा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ इलेक्शन नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति की जाती है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की जाती है। जब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर लिया तो हम कैसे बोलेंगे निर्वाचित सरकार? तो इसको बोला जाता है गैर निर्वाचित सरकार। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में गैर निर्वाचित सरकार पाया जाता है, अर्थात कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद का नियुक्ति होता है, निर्वाचित नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का नियुक्ति होता है या निर्वाचित होता है। तो भैया यहाँ नियुक्ति होता है, निर्वाचित नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बताओ निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली में गैर निर्वाचित सरकार पाया जाता है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में गैर निर्वाचित सरकार पाया जाता है, क्योंकि यहाँ हम क्या बोलेंगे? गैर निर्वाचित सरकार बोलेंगे। यहाँ निर्वाचन नहीं करवाया जाता है, यहाँ इलेक्शन नहीं होता। यहाँ क्या होता है? यहाँ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करवाई जाती है, यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। लेकिन जब बात करता है संसदीय शासन प्रणाली की, तो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद, विधायिका कई सदस्य होते हैं, और विधायिका कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से इलेक्शन, मतलब उनका इलेक्शन होता है, किसी भी तरह से इलेक्शन होता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। यहाँ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ अप्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से नियुक्ति नहीं करवाई जाती है। यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं होता है, यहाँ किसी भी तरह से अपॉइंटमेंट नहीं।
तो संसदीय शासन प्रणाली में यहाँ क्या होता है, यहाँ नियुक्ति नहीं होती, यहाँ किसी भी तरीके से देखो विधायिका के सदस्य, अब विधायिका में जो संसद है, संसद में किसी भी प्रकार से देखो लोकसभा तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जब बात करते हैं राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष किसी भी न किसी रूप से तुमका निर्वाचन करवाया जाता है। यहाँ जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, जो यहाँ सरकार का निर्माण होता है अर्थात जो मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं होता है, यहाँ नियुक्ति नहीं होती है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। यहाँ किसी भी न किसी भी तरह से जो मंत्रिपरिषद है किसी न किसी तरीके से, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, किसी न किसी भी तरीके से यहाँ निर्वाचन करवाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है, इसीलिए इसको निर्वाचित सरकार कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को निर्वाचित सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट कहा जाता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट कहा जाता है, निर्वाचित सरकार कहा जाता है, लेकिन अधिशासन शासन प्रणाली को गैर निर्वाचित सरकार कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। तो आगे बढ़े, देखो उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा जाता है, उदाहरण भारत ब्रिटेन। आप लोग फैक्ट जितनी फैक्चुअल जो बातें हैं वो आप लोग देख लेना। देखो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका अधिशासन शासन प्रणाली। अब देखो इधर विधायिका में संसद आ गया और विधायिका में इधर कांग्रेस। याद रखना, एक और बात याद रखना, भारत में जो संसद है जहाँ कानून बनाया जाता है, विधायकों को क्या बोला जाता है, संसद बोला जाता है, जहाँ कानून बनाया जाता है विधायिका, तो यहाँ विधायकों को संसद बोला जाता है। लेकिन जब बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या बोला जाता है, कांग्रेस बोला जाता है। वहाँ पार्लियामेंट, वहाँ संसद नहीं बोला जाता है, वहाँ कांग्रेस बोला जाता है। तो अमेरिकी अधिशासन शासन प्रणाली और इधर भारतीय संसदीय शासन प्रणाली, तो देखो क्या अंतर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या अंतर है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में क्या अंतर है। तो देखो दोनों में समझने की कोशिश करो। ये एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एमपी ही कार्यपालिका का सदस्य होते हैं, मतलब सांसद। यहाँ मैंने लिख दिया सांसद, तो यहाँ प्रश्न नहीं उठना चाहिए किसके सांसद, लोकसभा के सांसद या राज्यसभा के सांसद, क्योंकि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो यहाँ बोला एमपी, तो एमपी किसके एमपी, लोकसभा के एमपी या राज्यसभा के एमपी। तो यहाँ दोनों एमपी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के दोनों सदन में कहीं से भी उठा लो एमपी, ये एमपी ही कार्यपालिका का सदस्य होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, इसीलिए इसको प्रधानमंत्री या इसीलिए इसको निर्वाचित सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका के रूप में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और यहाँ राष्ट्रपति भी होते हैं, राष्ट्रपति। तो यहाँ दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, दोहरी सदस्यता पाई जाती है। लेकिन जब बात करते हैं अमेरिका अधिशासन शासन प्रणाली कहते हैं, तो दोनों को अलग अलग सदस्य होते हैं। इसके अलग सदस्य, विधायक अलग सदस्य, कार्यपालिका अलग सदस्य। कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती, जब अलग अलग कर दिया तो उत्तरदायी सरकार नहीं रहती, और इसे गैर निर्वाचित सरकार भी कहा जाता है, इसे निर्वाचित सरकार कहा जाता है। तो कार्यपालिका इसमें हो गया राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद। देखो इसमें राष्ट्रपति हो गया और मंत्रिपरिषद, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्रिपरिषद आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे। तो यहाँ राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दे दी गई है। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है और राष्ट्रपति के पास कैसी शक्ति होती है, औपचारिक शक्ति होती है। चलो भैया आगे देखते हैं। अब अधिशासन शासन प्रणाली में देखो विधायिका व कार्यपालिका सदस्य दोनों अलग अलग होते हैं, वही बात है, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, वही बात है, अधिशासन शासन प्रणाली एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, अर्थात इन दोनों को सेपरेशन किया गया, दोनों अलग अलग पृथक्करण किया गया। इसलिए इस प्रणाली को एकल सदस्यता पाई जाती है। मैंने बताया राष्ट्रपति निर्वाचित के पश्चात यह मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, जो विधायिका के सदस्य नहीं होते। मैंने क्या बताया, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, अधिशासन शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का निर्वाचन नहीं होता है। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते हैं, विधायिका से नहीं उठाकर लाते, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते हैं। तो वही बताया गया, इस प्रणाली में एकल सदस्यता पाई जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचित के पश्चात यह मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, जो कि विधायिका के सदस्य नहीं होते। इनका चयन अनुभव कौशल के गुण के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है, इनका देखो जब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो भैया अच्छे व्यक्ति को लाएंगे, तो इनका चयन कैसे होता है, अनुभव के आधार पर, कौशल के आधार पर और गुण के आधार पर किया जाता है। ये एक परामर्शदात्री इकाई होती है, ये केवल राष्ट्रपति की उत्तरदायी रहती है। अब भैया जो अपॉइंटमेंट कर रहा है उसी के प्रति तो उत्तरदायी रहेगा ना, तो इसे बोला गया राष्ट्रपति की उत्तरदायी रहता है। लेकिन जो बात करता है संसदीय शासन प्रणाली में, क्या राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते, क्या राष्ट्रपति इलेक्ट करते, जी नहीं, तो हाँ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते। संसदीय शासन प्रणाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात है, समझने वाली बात है। क्या संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे हुआ, संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका में जिस राजनीतिक पार्टी के पास, संसद में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत है, जिस राजनीतिक पार्टी के पास, संसद में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत है, वही तो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगी। क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट किसी भी तरीके से, क्या किसी भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया या किसी प्रकार से इलेक्शन हो गया, क्या राष्ट्रपति ने नियुक्ति किया, जी नहीं। तो राष्ट्रपति क्या लगता है, राष्ट्रपति प्रति उत्तरदायी रहेंगे, नहीं, वो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। कार्यपालिका के सदस्य अर्थात मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, न कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। लेकिन जब बात करते हैं
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, तो राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं, मंत्री परिषद को राष्ट्रपति डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते हैं। इसीलिए यहाँ मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, यहाँ मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, तो मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रही है, डायरेक्ट नियुक्त कर रही है। इसीलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो क्योंकि इनका चयन राष्ट्रपति द्वारा गैर निर्वाचित रूप से, मैंने क्या बोला, गैर निर्वाचित मतलब किसी भी तरह से निर्वाचन नहीं होता, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट नियुक्ति के मतलब प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति की जाती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का नियंत्रण देखने को मिलता है। अब भैया राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे तो उस पर नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल तो करेंगे ही करेंगे। तो एवं शक्तियों का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया, अमेरिका के विधायकों को कांग्रेस कहा जाता है, जबकि भारत में विधायकों को संसद। चलो भैया आगे देखते हैं, नोट करके लिखना। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष का निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। मतलब कि जो अमेरिका में जो निर्वाचन किया जाता है, चाहे वो मंत्री परिषद का हो या फिर तो राष्ट्रपति को, तो कितने कार्यकाल होता है उनका, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्षों के लिए होता है। लेकिन जब देखते हैं, जब भारत में देखते हैं, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए, मंत्री परिषद का भी 5 वर्षों के लिए होता है। तो राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस बोले तो संसद, अमेरिका में या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संसद को कांग्रेस कहा गया था। कांग्रेस किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का नाम नहीं है, वहां संसद का नाम है। तो राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। कहने का मतलब वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब कि उनके पास जो अपने पद पर जो रह सकते हैं 4 वर्षों के लिए रह सकते हैं, वो कब तक रह सकते हैं, जब तक कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते। मतलब संविधान के खिलाफ अगर जब तक वो कोई काम ऐसा नहीं करते, संविधान के खिलाफ जब तक ऐसा कोई कार्य नहीं करते तो उनको हटाया नहीं जा सकता। और कुछ उल्टे पुल्टे कार्य करेंगे तो वही हटाई, तो स्वाभाविक बात है, उसे हटाया ही जा सकता है। जब उल्टे पुल्टे काम करेंगे तो वही व्यक्ति को तो हटाया ही जाएगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि होता है। तो राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने का अतिरिक्त नहीं हटाया जाता। मतलब उनका निश्चित होता है कार्यकाल, कैसा होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है 4 वर्षों के लिए, मतलब निश्चित होता है और अस्थायी भी होता है। जब बोल दिया निश्चित कार्यकालिक होता है तो अस्थायी रूप से होगा, तो इनका कार्यकाल अस्थायी होता है। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद को तो भैया डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया गया, तो कौन हटाएगा। देखो विधायिका से तो उठकर आए नहीं, राष्ट्रपति तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया। जब राष्ट्रपति ने जब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दिया, मतलब अस्थायी रूप से बन गया, अब कौन हटाएंगे, तो राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कब, जब तक वो कोई असंवैधानिक कार्य ना करे। जब तक कोई असंवैधानिक कार्य ना करे तो कौन हटा सकते, केवल राष्ट्रपति हटा सकते। तो यहाँ पर अस्थायी सरकार देखने को मिलता है। कैसे सरकार, अस्थायी सरकार, 4 वर्षों के लिए अस्थायी सरकार। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, मंत्री परिषद कहाँ से उठ करके आए, विधायिका से उठ करके आते हैं। अब विधायिका में कहां से, जिस पार्टी के पास, जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत है, अगर बहुमत चला गया संसद में, जिसने सरकार बनाया, जिस पार्टी ने, जिस राजनीतिक पार्टी ने, जिसके पास बहुमत है, जिस पार्टी के पास बहुमत है, उसी ने तो भैया मंत्री परिषद का निर्माण किया कार्यपालिका में। अगर उसके पास अगर बहुमत नहीं है, अगर उसके पास बहुमत नहीं है, बहुमत चला गया किसी भी कारण से, उस पार्टी के पास, जिस पार्टी ने मंत्री परिषद का निर्माण किया कार्यपालिका में जिस पार्टी ने मंत्री परिषद का निर्माण किया है, सोचो, कल्पना करो, अगर उसके पास बहुमत चला गया, बहुमत था तभी तो सरकार बनाया, तभी तो मंत्री परिषद का निर्माण किया। अगर बहुमत चला गया, किसी कारण के बस अगर बहुमत चला गया, बहुमत गिर गई, तो क्या वहां अस्थायी कार्यपालिका, क्या वहां अस्थायी कार्यकाल रह पाएगा, क्या वहां अस्थायी सरकार रह पाएगी, नहीं। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को अस्थायी सरकार कहा गया है। कैसी सरकार कहा गया, अस्थायी सरकार। अस्थायी इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां बहुमत के आधार पर मंत्री परिषद का निर्माण होता है, वहां बहुमत के आधार पर सरकार का निर्माण होता है। अगर बहुमत चली गई तो सरकार भी चली जाएगी, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। इसीलिए उसको अस्थायी कार्यकाल, अनिश्चित कार्यकाल कहा गया। अनिश्चित कार्यकाल कह लो या अस्थायी सरकार कह लो, क्योंकि जब बहुमत चला गया तो किसी भी तरह से सरकार गिरना ही गिरना, हर हाल में सरकार गिरना ही गिरना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, निश्चित कार्यकाल, यहाँ 4 वर्षों के लिए निश्चित कार्यकाल होता है। यहाँ कोई हटा नहीं सकता, किसी प्रकार से बहुमत होता ही नहीं है। जब बहुमत का सरकार नहीं है तो कोई हटा नहीं सकता, जब तक असंवैधानिक कार्य ना करे। तो ये निश्चित कार्यकाल, यही प्लस पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अस्थायी कार्यकाल पाया जाता है, निश्चित कार्यकाल यहाँ पर पाया जाता है। अस्थायी सरकार, निश्चित कार्यकाल। जब संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं, वहां अनिश्चित कार्यकाल, मतलब 5 वर्षों के लिए अनिश्चित कार्यकाल, अस्थायी सरकार।
तो वही यहाँ पर लिखा गया, कांग्रेस द्वारा असंवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने का अतिरिक्त नहीं हटाया जाता। संसदीय प्रणाली कार्यपालिका के सदस्य विधायक का ही सदस्य होते हैं, यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अर्थात कार्यपालिका विधायक का प्रति उत्तरदायी रहती है, इसलिए इस प्रणाली में दोहरी सदस्य पाई जाती है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, ये दोहरी कार्यपालिका होती है, इसमें राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री भी होते हैं, इस सब मैंने बता दिया। आपको देखो देख लेना आप लोग, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद में प्राप्त बहुमत सदस्य वाले राजनीतिक दल ही प्रमुख सरकार का निर्माण कर पाते। देखो ये बात कर रहा है संसदीय शासन प्रणाली की बात कर रहा है, मैं अभी जस्ट मैंने आपको बताया संसदीय शासन की, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद में प्राप्त बहुमत सदस्य वाले राजनीतिक दल, मतलब जिस राजनीतिक पार्टी के पास, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, जिस दल के पास बहुमत होगा, संसद में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत होगा वही सरकार बनाएगी, वही मंत्रिपरिषद का भी निर्माण करेगी, वही प्रधानमंत्री का भी निर्माण करेगी। अर्थात तो कार्यपालिका का जो सदस्य मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद विधायिका ही से ही आएंगे, लेकिन विधायिका में कहां से आएंगे, किसके पास से आएंगे, तो जिस पार्टी के पास बहुमत होगा वहीं से आएंगे। बहुमत चला गया, सरकार चला गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, संसदीय शासन प्रणाली को अस्थायी सरकार कहा गया, अस्थायी सरकार कहा गया, और क्या कहा गया, अस्थायी सरकार कहा गया, और अनिश्चित कार्यकाल। संसदीय शासन प्रणाली को अस्थायी सरकार और अनिश्चित कार्यकाल कहा गया, अनिश्चित कार्यकाल और अस्थायी सरकार कहा गया। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार, ये सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख लेना, संसदीय सरकार को निर्वाचित सरकार भी कहा जाता है, निर्वाचित सरकार कहा जाता है, उत्तरदायी तो हो गया। और इसका कार्यकाल कैसा होता है, अनिश्चित कार्यकाल इसलिए होता है पता नहीं कब बहुमत चला जाए, जब इसका पता ही नहीं कब बहुमत चला जाए तो ये क्या होगा, अनिश्चित कार्यकाल। इसके अलावा अस्थायी सरकार की सरकार का भी कोई पता ठिकाना नहीं कब इसका बहुमत चला गया। अब जब 5 वर्षों के लिए होता है तो भाई पता नहीं कब इसका बहुमत चला जाएगा, तो इसका कार्यकाल भी लिख लेना, कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्षों के लिए होता है, कार्यकाल 5 वर्षों के लिए, कार्यकाल 5 ईयर, 5 वर्षों के लिए होता है। जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं वहां कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है, लेकिन 4 वर्ष के लिए होता है, 1 साल कम होता है, लेकिन कैसे होता है, निश्चित कार्यकाल होता है, और स्थायी सरकार होता है, अस्थायी सरकार भी होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय अनिश्चित कार्यकाल, अस्थायी सरकार। चलो भैया आगे देखते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। अस्थायी कार्यपालिका मैंने आपको बताया, नीतियों में निरंतरता। देखो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, जब अस्थायी सरकार है और निश्चित कार्यकाल है, जब 4 वर्षों के लिए निश्चित कार्यकाल हो गया, अस्थायी सरकार हो गया, तो नीतियों में निरंतरता, मतलब कि जो कानून में है ना, जो नीतियों कानून जो निर्माण होता है, वो निरंतर कंटिन्यू कानून बनते रहता है, कंटिन्यू नीति बनते रहता है। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, तो बीच में अगर बहुमत चला गया तो वहां नीतियों में निरंतरता नहीं रहती, कंटिन्यू नीति नहीं बनती, कंटिन्यू नियम कानून नहीं बनते। जब सरकार ही चलेगी तो फिर नियम कानून कैसे, सरकार चलेगी तो फिर से सरकार आएगी, फिर से सरकार बनेगी, तब जाकर के नीतियों का निर्माण हो पाएगा। लेकिन जब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो इसमें क्या होता है, कानूनों को, नीतियों का निरंतर बनते रहता है। इसमें भी प्लस पॉइंट देखने को मिलता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, नीतियों में निरंतरता। जब अस्थायी सरकार है, अस्थायी कार्यपालिका है, तो नीतियों में तो निरंतरता होगी, मतलब कानून का निर्माण, नीतियों का निर्माण कंटिन्यू बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब बात करते हैं अस्थायी सरकार, मतलब अस्थायी है कि इसका कोई पता ठिकाना नहीं, कब बहुमत चला जाएगा। जब बहुमत चला जाएगा तो नीतियों में निरंतरता कैसे होगी, नीति कंटिन्यू कैसे आई पाएगी। जब सरकार चली जाएगी तो भाई कानून कैसे कंटिन्यू बन पाएंगे, क्या नीतियों में निरंतरता रह पाएगी, बिल्कुल नहीं रह पाएगी। तो जब बात करते हैं नीतियों में निरंतरता, जब निश्चित अस्थायी रूप से सरकार बन जाती है तो नीतियों का निर्माण भी निरंतर बनते रहता है। अनिश्चित अस्थायी सरकार कहाँ पाया जाता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहां निश्चित अस्थायी रूप से 4 वर्षों के लिए पाया जाता है। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, 4 वर्षों का कार्यकाल होता है, 4 वर्ष। तो मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर करो, जो मैं बोल रहा हूँ बस उस शब्द को पकड़ो, उस सेंटेंस को पकड़ो। तो जब निश्चित अस्थायी रूप से सरकार बन जाती है तो नीतियों का निर्माण, मतलब वो जो नियम कानून का है, जो जितने भी नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, वो कंटिन्यू बनते रहता है। कब, जब अस्थायी सरकार होगी तो। जबकि संसदीय प्रणाली की सरकार में ऐसा नहीं होता, 1 वर्ष सरकार चली गई, मतलब बहुमत चली गई, तो नीतियों का निर्माण निरंतर भी खत्म हो जाती है। विशेषज्ञों द्वारा कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद का चुनाव ना होकर बल्कि नियुक्ति होती है। मैंने आपको बताया ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहा है, वहां नियुक्ति होती है, इसमें विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। अब भैया देखो राष्ट्रपति डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं
तो सबको तो अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, जो विशेषज्ञ होंगे उसी को तो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। तो इसमें बोला गया इसमें विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। किसके द्वारा? स्पेशलिस्ट के द्वारा, मतलब उस डिपार्टमेंट के। मान लीजिए कोई स्वास्थ्य विभाग का है तो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री किसे बनाया जाएगा? जब राष्ट्रपति डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो जिनके पास नॉलेज होगा, जिनके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, जिनके पास अनुभव होगा, स्वास्थ्य के विभाग के बारे में कुछ उनके पास अनुभव होगा। और भाई कुछ तो अनुभव होगा तभी तो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। कार्यपालिका, देखिए जब संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो संसदीय शासन प्रणाली में जरूरी नहीं है कि विशेषज्ञों द्वारा ही शासन किया जाएगा, क्योंकि वहां जो लोकसभा में जो व्यक्ति है वहां कहाँ सारे पब्लिक उन्हें इलेक्ट करके भेज रही है, तो जरूरी नहीं है संसदीय शासन प्रणाली में जरूरी नहीं है कि वहां विशेषज्ञों द्वारा शासन किया ही जाएगा। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वहां विशेषज्ञ नहीं होते, वहां स्पेशलिस्ट नहीं होते, विशेषज्ञ नहीं होते, उस डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ नहीं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर कुछ कहा, संसदीय शासन प्रणाली में कुछ कहा नहीं जा सकता कि विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है कि नहीं किया जाता, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब बात करते हैं आदेशात्मक शासन प्रणाली में, इसमें विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है। कार्यपालिका का सदस्य विधायक का सदस्य नहीं होगा, इससे राजनीतिक दबाव, गठबंधन राजनीतिक अपराध से मुक्त रहता है। जब दोनों को अलग अलग कर दिया गया तो भैया यहाँ पर क्या होगा? इसमें राजनीतिक दबाव नहीं होगा, गठबंधन राजनीतिक अपराध से मुक्त रहता है। क्या रहता है? गठबंधन राजनीतिक, तो गठबंधन देखो गठबंधन कहाँ पाया जाता है? तो जहां बहुमत का सरकार होगा, जहां बहुमत प्राप्त नहीं है तो क्या कहते हैं? एक दल, एक पार्टी दूसरे पार्टी से कनेक्ट करते जोड़ती है, जिससे बोला गया गठबंधन की सरकार। गठबंधन में दो राजनीतिक पार्टी आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ गठबंधन जैसी समस्या नहीं देखने को मिलती है, राजनीतिक अपराध से मुक्त रहता है। बहुमत खोने का डर भी नहीं रहता, क्योंकि यहाँ बहुमत का सरकार ही नहीं है। जब बहुमत का सरकार नहीं है तो बहुमत खोने का डर नहीं रहता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन रहता है और राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो यहाँ होते नहीं है, मंत्री परिषद होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया जाता है। जब डायरेक्ट मंत्री परिषद का अपॉइंटमेंट नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति का नियंत्रण देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का नियंत्रण देखने को मिलता है। चलो भैया कमियां देख लेते हैं। तो गैर उत्तरदायी सरकार है, मैंने आपको पहले बताया गैर उत्तरदायी सरकार है, दोनों को अलग अलग किया। जब दोनों को अलग अलग कर दिया गया तो गैर उत्तरदायी होगी। गैर उत्तरदायी नेतृत्व का संभावना अर्थात निरंकुशता की संभावना झलकती है। देखो गैर उत्तरदायी सरकार होती है, कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है। सोचो, कल्पना करो, जब दोनों अलग अलग है, विधायिका ने कानून लागू कर दिया, कोई कानून विधायिका ने कोई कानून बना दिया, अब कार्यपालिका तो अलग है, दोनों को शक्ति को पृथक्करण किया गया, दोनों को अलग अलग किया गया, सेपरेशन किया गया। अब विधायिका ने तो कानून बना दिया, क्या कार्यपालिका उसको लागू करेगी? सोचने वाली बात है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें निरंकुशता की संभावना झलकती है, वही बात कहा गया। तो विधायिका व कार्यपालिका के बीच टकराव, वही विधायिका व कार्यपालिका बीच टकराव। विधायिका कहे कि नहीं मैंने एक कानून बना दिया तुम इसे इम्प्लीमेंट करो, कार्यपालिका कह रही कि नहीं मैं इसे इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, मतलब दोनों को अलग अलग है, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। तो यहाँ क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टकराव देखने को मिलता है। इसके फलस्वरूप अकुशल शासन होने की संभावना है। अकुशल शासन मतलब कुशल रूप से नहीं हो पाता। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं। अरे विधायिका में जो लोग हैं वही तो कार्यपालिका के लोग हैं, दोनों तो एक ही व्यक्ति है। तो वहां बैठेंगे तो कानून बना देंगे, यहाँ बैठेंगे तो कानून को लागू कर देंगे। तो वहां ऐसा नहीं प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब वहां कुशल शासन होता है, संसदीय शासन प्रणाली में कुशल शासन होता है। लेकिन जब बात करते हैं आदेशात्मक शासन प्रणाली में तो यहाँ अकुशल शासन होता है। यहाँ लिख देना, यहाँ कमियां बदो उसको ऊपर लिख देना। ये बात कर रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात किया जा रहा है। तो शासन में प्रतिनिधित्व की व्यापकता की कमी की संभावना, तो शासन में प्रतिनिधित्व की व्यापकता की कमी की संभावना। राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं ना कि मंत्रिपरिषद को तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो भैया जब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो क्या वो प्रतिनिधित्व कर पाएंगे सभी जगह से? नहीं। देखो राष्ट्रपति का मन में आया कि जो ये क्षेत्र है ना यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, यहीं से उठा लिया, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ वहां से उठा लिया, अब मतलब जहां तहां से उठाए और मंत्रिपरिषद का निर्माण कर दिया। क्या सभी जगह से उठा पाए? नहीं। जब सभी जगह से नहीं उठा पाए तो क्या जो नीतियों का निर्माण होगा, कानूनों का निर्माण होगा, क्या सभी लोगों के लिए होगा? सपोज दे मतलब यहाँ इतना बड़ा कोई कंट्री है, इतना बड़ा देश है, राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, इतना एरिया से क्या गया मतलब मंत्रियों को उठा लिया, मतलब इतने लोगों से इतने जगह से लोगों को उठाया और मंत्री परिषद पर बैठा दिया। मंत्री परिषद मतलब मंत्री का बना दिया गया, किसी भी तरह से मिनिस्टर बना दिया गया, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। लेकिन जो ये एरिया बच गया, क्या ये जो यहाँ पे जो व्यक्ति थे, क्या इस एरिया के लिए कानून बना पाएंगे? क्या इस एरिया के जो समस्या का समाधान कर पाएंगे? लेकिन बहुत कम कि यहाँ क्या समस्या है, यहाँ के लोगों की किस चीज की जरूरत है, क्या यहाँ के लोगों को पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। तो राष्ट्रपति यहाँ क्या होता है ना, राष्ट्रपति महोदय देखते
कहाँ से व्यक्ति कुशल रूप से मिल जाए, हाँ ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए, मतलब उनके पास अनुभव हो जाए, कौशल हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो ये कहाँ से मिलेंगे? तो अगर पता चला कि अगर एक ही क्षेत्र से अगर सभी व्यक्ति मिल जाते तो यहीं से उठा लेते। मतलब यहाँ क्या रहते, किसी की कमी रहते। इस शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व की व्यापकता की कमी की संभावना देखने को मिलती है। मतलब सभी क्षेत्र से तो नहीं आए, जब सभी क्षेत्र से नहीं आए तो वहां की समस्या का समाधान कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर यही सिस्टम भारत में होता तो सोचो, भारत में उत्तरी भारत सभी लोगों को उठा लिया जाता, मतलब मंत्री परिषद का निर्माण केवल उत्तरी भारत से होता। तो जो दक्षिणी भारत है, क्या केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कि यहाँ के क्षेत्रों के जो लोगों की जो समस्या है, इन लोगों को जो समस्या का समाधान है, क्या इन लोगों को समस्या का समाधान हो पाएगा? क्या इन लोगों के विषय में कोई सुन पाएंगे कि इन लोगों का समस्या का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जितने भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जितने भी सरकार में आए, मंत्री परिषद का निर्माण हुआ केवल उत्तरी भारत से हुआ है। क्या दक्षिणी भारत का समस्या का समाधान हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा। तो यही बात करें, शासन में प्रतिनिधित्व की व्यापकता की कमी की संभावना झलकती है यहाँ पर ही। तो क्या व्यापकता, जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, तो संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्री परिषद का जो निर्माण किया गया, तो मंत्री परिषद कहाँ से है? विधायिका से है। और विधायिका में एक होता है संसद में होता है दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो संसद में जो लोकसभा होता है, हर एक क्षेत्र से लोग जाते हैं, हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व जाते हैं। तो क्या होता है ना, हर एक क्षेत्र के लिए नियम कानून बनते हैं, हर एक क्षेत्र का समस्या का समाधान होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलती, वहां प्रतिनिधित्व की व्यापकता झलकती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व की व्यापकता की कमी की संभावना झलकती है। आई बात समझ में? यहाँ क्या होती है, प्रतिनिधित्व की व्यापकता की कमी होती है। लेकिन जब संसदीय शासन प्रणाली में देखते हैं, वहां लोकसभा हर एक क्षेत्र से संसद में जाते हैं, हर एक क्षेत्र से लोकसभा में जाते हैं। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वहां तो नहीं होता है, लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। भाई लोकसभा में तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। जब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है हर एक क्षेत्र से, और वही व्यक्ति कार्यपालिका मंत्री परिषद के रूप में जब बैठते हैं, तो वहां क्या होता है, प्रतिनिधित्व की व्यापकता की कमी नहीं होती, वहां प्रतिनिधित्व की व्यापकता होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ऐसे नहीं है, यहाँ क्या होता है, व्यापकता की कमी होती है। ये लाइन का मतलब समझ आएगी ना, कि देखो राष्ट्रपति महोदय चाह रहे हैं ना कि मुझे बस इस डिपार्टमेंट के अच्छे व्यक्ति मिल जाए, उन्हें जहां से भी मिल जाए। पता चले इतना बड़ा कंट्री है और मतलब कि आधे क्षेत्र से ही लोग उन्हें मिल गए। मंत्री परिषद के लिए जो व्यक्ति चाहिए थे, जो कौशल अनुभवी ज्ञानी व्यक्ति जो चाहिए थे, वो आधे क्षेत्र से मिल गए। जब आधे क्षेत्र से मिल गए, जो आधे जो क्षेत्र बच गए, दक्षिणी स्वराज जो बच गया, तो यहाँ के लोगों को समस्या का समाधान कौन देखेगा? तो क्योंकि अब जो राष्ट्रपति महोदय थे, केवल उन्होंने क्या उत्तरी क्षेत्र से, केवल उत्तर के क्षेत्र से, मतलब ऊपरी क्षेत्र से सभी प्रतिनिधित्व को लेकर चले गए, वहां के लोगों को मंत्री परिषद बना दिया। लेकिन जो दक्षिणी छोर बच गया, वहां का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वहां का समस्या का समाधान कौन करेगा? तो यही समस्या देखने को मिलता है। राष्ट्रपति महोदय को चाहिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में चाहिए कि किसी भी तरह से मंत्री परिषद का निर्माण हो जाए, किसी प्रकार से मंत्री परिषद का निर्माण हो जाए, और बस वो व्यक्ति कहीं से भी ला देंगे, कहीं से भी ले आओ, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई नियम कानून नहीं है, कहीं से व्यक्ति उठा लेंगे और मंत्री परिषद का निर्माण कर देंगे। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, तो कार्यपालिका मंत्री परिषद का वही निर्माण करेंगे जो विधायिका में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है, और वो तो लोकसभा से आते हैं, लोकसभा राज्यसभा से आते हैं। और लोकसभा में कौन व्यक्ति आते हैं? हर एक क्षेत्र से, लोकसभा में हर एक क्षेत्र से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा में जो सांसद होते हैं, उसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो जनता ने भेजा, जनता ने हर एक क्षेत्र से भेजा है, तो हर एक क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व रहेंगे। जब हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे, तो हर एक क्षेत्र का समस्या का समाधान किया जाएगा। तो यही बोल रहा है कि हाँ, प्रतिनिधित्व की व्यापकता की कमी की संभावना झलकती है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का चयन किया है, क्योंकि अब देखो, अब प्रश्न उठता है, अब भारत का संसदीय, देखो दोनों में कहीं ना कहीं अच्छाइयां हैं, कहीं ना कहीं बुराइयां हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों चुना है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्यों नहीं चुना? तो पहला उत्तरदायी सरकार, यह उत्तरदायी सरकार है। देखो, जो भारत 1947 में जो आजादी मिली थी, आजादी से पहले ब्रिटिश का शासन था, है ना, ब्रिटिश का शासन था। तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जब अंग्रेजों के गुलाम थे, जो अंग्रेज जो नियम कानून लाते थे कानून से, मतलब कि अपना पार्लियामेंट से बना करके, तो उनका नियम कुछ रहता था, बताते कुछ थे और अप्लाई कुछ और करते थे, इम्प्लीमेंट कुछ और करते थे, कुछ समझ नहीं आता था। तो वहां पर उत्तरदायी सरकार, मतलब हम लोग चाह रहे थे कि सरकार उत्तरदायी रहे, जनता की बात सुने, जनता की भलाई के लिए कोई कानून बनाए। लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग आजादी से पूरा लड़ाई करते रहे कि उत्तरदायी सरकार होना चाहिए, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, जनता का समस्या का समाधान होना चाहिए, गरीब लोगों का समस्या का समाधान होना चाहिए। इसीलिए बोला गया हम लोग उत्तरदायी सरकार चुनेंगे, मतलब जनता के प्रति, अर्थात
कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। और विधायिका में लोग कहाँ से आ रहे हैं भैया? प्रत्यक्ष रूप से तो निर्वाचन किया जा रहा है, मतलब जनता भेज रही है, जनता सरकार के रूप में विधायकों को भेज दिया कि जाओ भाई तुम विधायिका में जाकर बैठो, संसद में जाकर बैठो। और वही जो संसद में जो लोग है वही तो कार्यपालिका में आकर बैठ गए। मतलब मैंने जो इलेक्ट किया, जो मैंने जो चुना, अपने सरकार को चुना, वो विधायिका में चला गया, मतलब संसद में चला गया। अब संसद में जो व्यक्ति चले गए वही व्यक्ति विधायक और कार्यपालिका में आकर बैठ गए। तो मैंने चुना विधायिका को, अब विधायिका से लोग चले गए किस में चले गए? कार्यपालिका में चले गए। तो यहाँ क्या है? उत्तरदायी सरकार है, हमेशा क्या रहेगी? उत्तरदायी सरकार रहेगी, जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगी। हम लोग तो आजादी से यही देख रहे हैं, लड़ रहे हैं कि हमारा उत्तरदायी सरकार होना चाहिए, कि जनता के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। तो इसलिए उत्तरदायी सरकार होती है, भले अस्थायी रहे या ना रहे, भले ही अस्थायी, क्योंकि अध्यात्म शासन प्रणाली में अस्थायी सरकार होता है। देखो अस्थायी रहना या रहना कोई बात नहीं, सरकार चली जाएगी, बहुमत चली जाएगी, सरकार गिर जाएगी, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे सरकार बना लेंगे, दूसरे बहुमत वाले सरकार बना लेंगे। लेकिन हमेशा क्या रहना चाहिए? उत्तरदायी सरकार रहनी चाहिए, जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी सरकार रहना चाहिए, हमेशा जनता के प्रति जवाबदेही रहना चाहिए। इसलिए हमने क्या चुना? उत्तरदायी सरकार। और उत्तरदायी सरकार और निर्वाचित सरकार हमेशा संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। तो पहला कारण हो गया यह उत्तरदायी सरकार है। दूसरा कारण यह शासन प्रणाली से परिचित होना। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे, तो ब्रिटिश में भी ऑलरेडी पहले ही संसदीय शासन प्रणाली पाया जाता है। आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का चयन किया, लेकिन ये संसदीय शासन प्रणाली का स्रोत कहाँ, मतलब किससे लिया गया? तो बताना कि ब्रिटेन से लिया गया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, मतलब ब्रिटेन से ही सीखा। तो देखो हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, अब ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली था, तो ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली था वहां हम लोग वहां से जब ब्रिटेन से जो अंग्रेज लोग आए तो हम लोग उनसे परिचित हो गए, संसदीय शासन प्रणाली से परिचित हो गए। कहने का मतलब ब्रिटेन में जो था संसदीय शासन प्रणाली था, और वहां से लोग आए, जब हम लोग अंग्रेजों को गुलाम हो गए तो उस समय हम इस शासन प्रणाली से परिचित हो गए। तो ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या है? कार्यपालिका विधायिका का मध्य विवाद या टकराव नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक ही सदस्य होते हैं। इधर कानून बना दिया, वही व्यक्ति इधर करके इम्प्लीमेंट कर दिया, अर्थात लागू कर दिया। अब दोनों अलग अलग होगा तो भैया टकराव तो होगा ही होगा। विधायिका कहेगी मैं ये कानून बना रही हूँ, कार्यपालिका की मैं अप्लाई नहीं करूंगी, इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, लागू नहीं करूंगी, तो दोनों में टकराव देखने को मिलता है। लेकिन हमने संसदीय शासन प्रणाली को चुना, विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक ही सदस्य होंगे, दोनों में एक दूसरे से संबंध रखेंगे, इसीलिए यहाँ टकराव और ये सब जैसे विवाद जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय समाज की विविधता को देखते हुए व्यापक प्रतिनिधित्व का होना। अब देखो भारतीय समाज जो इंडियन सोसाइटी में ना इतनी डाइवर्सिटी है कि मत पूछो। अब 100 किलोमीटर चलो, यहाँ से खड़े होकर के 100 किलोमीटर चलो, वहां लैंग्वेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, पहनावा ओढ़ावा, मतलब वहां संस्कृति को देखने को अलग मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ डाइवर्सिटी, जहाँ विविधताएं पाई जाती है, लैंग्वेज का, खान पीने का, जब तमाम प्रकार की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में तमाम प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। इसीलिए बोला गया कि अगर सोचो, अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को चयन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो भारत है, तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, क्या दक्षिणी भारत में वही लैंग्वेज बोला जाता है, उत्तरी भारत में वही लैंग्वेज बोला जाता है? जी नहीं। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो हाँ मैक्सिमम हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है। ये जब बात करते हैं दक्षिणी भारत में बात करते हैं तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये तमाम प्रकार की भाषा बोली जाती है। तो क्या अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगर हम चयन करेंगे तो राष्ट्रपति, अगर सोचो राष्ट्रपति क्या करेंगे, केवल मंत्री परिषद के रूप में उत्तरी भारत को सिलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर लेंगे। अब क्या उन लोगों का कल्याण हो पाएगा? क्या उन लोगों का समस्या का समाधान हो पाएगा जो दक्षिणी भारत में रहते हैं, जो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम जो बोलते हैं? क्या उन लोगों का कल्याण हो पाएगा? क्या उन लोगों का समस्या का समाधान हो पाएगा? जी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, केवल उत्तर भारत से सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर लिया। मैं बात करूं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो वहां तो ऐसा नहीं होगा ना, हर एक क्षेत्र से तो नहीं आएंगे। लेकिन जब संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो जो विधायिका में जो संसद है, तो संसद में हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व जाते हैं, हर एक क्षेत्र से एमपी के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद के रूप में इलेक्ट होकर जाते हैं, निर्वाचित होकर के जाते हैं। और वही जब विधायिका में संसद में चले गए, संसद के लोकसभा में चले गए, वही व्यक्ति कार्यपालिका के रूप में, मंत्री परिषद के रूप में रहते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया, भारतीय समाज की विविधता को देखते हुए व्यापक प्रतिनिधित्व का होना, मतलब हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व जाते हैं, ताकि हर एक क्षेत्र का उनका सामाजिक कल्याण हो सके, उनका आर्थिक कल्याण हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसलिए बोला गया भारतीय समाज की विविधता को, डाइवर्सिटी को देखते हुए व्यापक प्रतिनिधित्व का होना, मतलब हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व, संसद में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, वही व्यक्ति कार्यपालिका के रूप में मंत्री परिषद का निर्माण करेंगे। ये संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में डायरेक्ट मंत्री परिषद का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब पता नहीं एक ही क्षेत्र से अपॉइंटमेंट कर देंगे कि हर एक क्षेत्र से अपॉइंटमेंट करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होता, इसलिए वहां व्यापकता की कमी झलकती है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में यह हर एक क्षेत्र से व्यापक प्रतिनिधित्व होते हैं, इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली का हम लोगों ने चयन किया।
प्रतिनिधित्व का मतलब होता है हर एक क्षेत्र से आने वाले प्रतिनिधि, हर एक क्षेत्र से आने वाले सरकार, जो सरकार के रूप में कार्य करते, विधायिका में हो गए या कार्यपालिका में हो गए, तो जो सरकार के रूप में प्रतिनिधित्व जो करते हैं हर एक क्षेत्र से, उसे बोला जाता है प्रतिनिधित्व। तो भैया हमने पढ़ लिया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो देखो भैया, हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों को हम लोगों ने लिंक करके पढ़ा, दोनों को रिलेट करके पढ़ा। तो आज तक इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली भारत और ब्रिटेन में। देखो, भारत में भी पाया जाता है और ब्रिटेन में पाया जाता है। अगर आपसे मैंने क्या बताया था कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। क्यों? रीजन यही है कि हम लोग किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। ब्रिटेन के गुलाम थे हम लोग, अंग्रेजों के गुलाम थे। और ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली थी? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में थी। इसीलिए जब ब्रिटेन वाले, जब अंग्रेज भारत में आए, हम लोग को जब गुलाम बनाया इन्होंने, तो हम लोगों ने वहां से परिचित हो गए। जब परिचित हो गए तो संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग अच्छा लगा, तो इसीलिए हम लोग अपना ये संसदीय शासन प्रणाली का चयन किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ कि भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो कल हम लोग देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली भारत और ब्रिटेन में, दोनों में तो संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार से है और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार से। तो दोनों को हम लोग कंपैरिजन करके बढ़ाएंगे और दोनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। तो आज तक इतना ही। तो आज हम लोगों ने पढ़ा संसदीय शासन प्रणाली क्या है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है। कल हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली क्या है, भारत और ब्रिटेन दोनों, भारत और ब्रिटेन दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे भारतीय संसदीय शासन प्रणाली क्या और ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली क्या। हालांकि संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन कल हम देखेंगे भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली। तो आज तक इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।